हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, समय समय पर हमारे देश के संविधान के बारे में हमारे जो सबसे बड़ी जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय उसको कहते हैं, उसका वो स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन वगैरह देते रहते हैं, या फिर उसमें लिखी गई जो बातें हैं उनके क्या निहितार्थ हैं, उनको विभिन्न केसेस के माध्यम से जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है वो हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। आवश्यक ये है कि हम उनके कहे गए बातों को समझें, निहितार्थ को जानें और अपने संविधान को और निकट से पहचान सकें। देश का संविधान हम सभी लोगों को, हम सभी भारतीयों को सुरक्षित रखने की गारंटी तो देता ही है, और हम सब लोग भी उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी तत्पर रहते होंगे। लेकिन फिर भी कई जगहों पर संविधान में उल्लिखित जो बातें हैं वो उसमें जो अंतर्निहित जो भाव हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाते। तो मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि यही अंतर्निहित भावों को स्पष्ट करने का काम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करता रहता है। ऐसा ही एक काम सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किया है, जिसमें सुनवाई की गई थी रणवीर इलाहाबादिया, जो कि बहुत ही फेमस, अभी आपको सुना ही पड़ा होगा। कुछ समय पहले एक केस हुआ था कि वो जो है अपने टॉक शो जो है उनका, या फिर कॉमेडी शो जो है उनका, उसमें उन्होंने कुछ वल्गर शब्दों का इस्तेमाल किया था, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर मतलब देश में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के गंभीर चर्चा की गई, और तमाम तरीके की अलग अलग तरीके के उसको लेकर के दो तरीके के पक्ष थे कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और अपने वो शो को चलाने के लिए स्वतंत्र है सोशल मीडिया पर, और दूसरी तरफ ये था कि स्वतंत्रता थी तो वल्गैरिटी तक नहीं जाना चाहिए था, अश्लीलता तक नहीं जाना चाहिए था, जो कि ठीक नहीं है। ओपननेस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब मामलों पर सुनवाई लगातार चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, कुछ लाइन कोट करी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। और क्योंकि आप तो आगे सिविल सर्वेंट भी बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। तो वो क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये देखिए 2 बैचेस संपूर्ण के लगे हैं। ये P2I 2026 के लिए है, और ये भी P2I है लेकिन 2027-28 के लिए। ये जो दोनों बैचेस हैं शाम को 7 बजे शुरू हो रहे हैं, शाम को 6 बजे शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से, यानी कि 7 मार्च से। और इन दोनों बैचेस में इस तरीके की फैसिलिटी है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप निशुल्क तैयारी करें और निशुल्क तैयारी करके आप IAS बने, तो स्टडी IQ इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द बैचेस, जिनमें ऑब्वियसली जब आप IAS बनेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई बगैर किए कैसे बनेंगे, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो आपके अगर अंदर हिम्मत है तो आप निश्चित तौर पर जो है आप निशुल्क हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में आप अपने आप को अगर शो कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे इंटरनल एग्जाम्स में, तो हम आपको प्रीलिम्स की खास तैयारी के लिए यहाँ पर स्टडी IQ के ऑफलाइन जो सेंटर है वहाँ पर हम आपको बुलाएंगे। प्रोमाइसेस में आपका रहना खाना सब कुछ रहेगा, यहाँ पर पढ़ाई करना रहेगा, और सेम एज आपकी फीस भी वापस हो जाएगी। फिर प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लेंगे आप, फिर मेंस के लिए हम आपको फिर से बुलाएंगे और फिर से अपने सामने यहाँ पर तैयारी कराएंगे। बुक्स वगैरह सब इसमें मिलेंगी, सारी बुक्स वगैरह की सबकी फीस आपकी वापस हो जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 2026 के लिए ये बैच है, 2027 के लिए ये वाला बैच है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बैच इसमें लिखा है 2027 में, ध्यान रखना है। विरद लाइव कोड आपको दोनों जगह पर कहीं पर भी इस्तेमाल करना है, आप विरद लाइव लिखें, ठीक है। और विरद लाइव लिखने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप विरद लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, क्या है मसला पूरा, उसको जान लेते हैं जरा। यहाँ पर एक खबर देखिए, द हिंदू में ये खबर आई थी, SC सीक्स मेजर्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वल्गैरिटी जो है उसके ऊपर कुछ मेजर्स की बात की है। हम मेजर्स वाले पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कोट किया है, यहाँ पर कोट हुआ है स्टेटमेंट, इन दिस कंट्री, यानी भारत की बात हो रही है, इन दिस कंट्री देयर इज नो फंडामेंटल राइट ऑन अ प्लेटर, फंडामेंटल राइट्स आर एंजॉइंड बाय अ ड्यूटी। ये कहा है जस्टिस कांत ने। तो जस्टिस कांत जो है वो ये कह रहे हैं, और अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इनफैक्ट इस चीज को लेकर के प्रीलिम्स में, मेंस में आपके लिए हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ बनते हैं सीधे सीधे।
तो मतलब मान के चलिए कि ये जो मुद्दा है ना, ये सीधा आपके यूपीएससी के मेंस का मुद्दा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस केस में जब सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट जो है, ये चीज ध्यान रखिए, ये कमाया जाता है। मतलब अगर आपको हमको और आपको लगता है कि यार फंडामेंटल राइट तो हमें जन्म से तुरंत मिल जाता है, मौलिक अधिकार है, मिल जाता है, यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि देखो फंडामेंटल राइट जो है ये मतलब ये आपको थाली में परोस करके नहीं दिया जा रहा है, ये आपको गेन करना पड़ता है, और गेन करने के लिए ड्यूटीज हैं कुछ, उसको निभाना पड़ता है, वो उसके साथ जो है चलना पड़ता है। तो यहां पर एक बहुत ही एक क्लोज इंटरकनेक्टिविटी है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए आपको समझाते हैं ये सारी चीजें क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसके ऊपर डिस्कशन एक करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया का मामला क्या था आपको मालूम है। इन्होंने अपने शो में, इनका जो शो चलता था उस शो में अपशब्द जो हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल रहता था। अपशब्द जिनको बोलते हैं आप गाली गलौज वाले जो शब्द हैं सिंपली, है ना आजकल, तो वो गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने खूब किया, इनके शो पे खुलेआम किया जाता था। इसके अलावा ये अपशब्द की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने जो हमारे देश का जो मूल है उस मूल का भी शायद ध्यान नहीं रखा ऑब्वियसली, और अपशब्द अश्लीलता वाले शब्दों में बदल गए। अश्लीलता, अश्लीलता प्रकट करने वाले शब्द, प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है, अश्लीलता प्रकट करने वाले शब्दों तक ये मुद्दा पहुंच जाता है। तो जब ये अश्लीलता प्रकट करने वाले शब्दों तक मुद्दा पहुंच जाता है तो फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि भाई देखो, अच्छा इस पे तर्क क्या दिए जाने लगे कि यार अश्लीलता प्रकट करने वाले शब्द हो या अपशब्द हो, शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द क्या है, ये सब क्या है, शब्द हैं, और शब्द हैं तो अभिव्यक्ति का हिस्सा है, अभिव्यक्ति का हिस्सा है। और हम सब लोगों को मालूम है कि वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारा क्या है बेटे, मौलिक अधिकार है। तो यहां पर कई सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये तो फंडामेंटल, अगर हम इस पे रोक लगा दे रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल करके लोगों को एंटरटेन करते हैं, इससे इनकी जो है इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते हैं, इनका व्यवसाय है उसी पे चलता है, सारी चीजें मतलब इस तरीके से चल रही, तो फिर ये इस चीज को कैसे छीना जा सकता है। तो यहां पर आपत्ति यही है कि यार देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें सब पे लोग गौर कर रहे हैं, वाक पे गौर कर रहे हैं, अभिव्यक्ति पे भी गौर कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता पे गौर कोई नहीं कर रहा है। अगर खुद आप कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हमें जरूर समझना चाहिए स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, सीमाएं हैं। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों की सीमाएं हैं। तो जब हमारे देश में मौलिक अधिकारों की सीमाएं हैं, नागरिक अधिकार जो हैं उनकी अगर सीमाएं हैं, तो आप उसे एक सीमा के बाद आप हनन नहीं कर सकते। तो यहां पर एकदम सिंपल जो मीनिंग निकल करके आ रहा है वो तो यही है कि यार बोल सकते हो आप, बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन इतना नहीं बोल सकते हो कि हम सुन ना पाए। समझ में आ रही बात? आप बोलो, लेकिन इतना बोलो कि दूसरों को दिक्कत ना हो उससे, अगर दिक्कत होगी तो रुकना पड़ेगा। अब आइए कॉन्सेप्ट को और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमको यह समझना पड़ेगा कि यार ये मौलिक कर्तव्य का मुद्दा है या मौलिक अधिकार का मुद्दा है। इस पे चर्चा सब लोग मौलिक अधिकार की कर रहे हैं लगातार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे बढ़ते हुए एक चीज जोड़ दी है कि जिस मौलिक अधिकार की तुम लोग बात कर रहे हो वो बहुत इंटरकनेक्टेड है मौलिक कर्तव्य से। तो यहां जरूरी हो जाता है कि यार ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है ये दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो जुड़े होने की कंडीशन यहां पे हमको समझनी होगी। उससे पहले हम ये समझें कि ये मौलिक अधिकार है क्या। छोटे छोटे पॉइंट्स, वैसे तो ये बहुत विस्तृत अध्याय है, बहुत विस्तृत चैप्टर है, लेकिन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा सारांश लेकर के चल रहे हैं। मौलिक अधिकार यानी कि वो अधिकार जो मूल संविधान में दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक है, वो मूलतः हमारे संविधान में शामिल है। बिकॉज संविधान हमारे देश में कानून का जो मूल है वो क्या है आपको मालूम है। संविधान जो है वो क्या है, संविधान जो है हमारे देश में किसी भी प्रकार की जो विधि है, किसी भी प्रकार का जो कानून है, इस कानून का मूल है, ठीक है, मूल है। अब जो कानून है या जो विधियां हैं इस संविधान में या तो प्रत्यक्ष दी हैं या तो प्रत्यक्ष लिखी हुई हैं
या कहीं कहीं पर इसी प्रत्यक्ष के अंतर्निहित भाव से, अंतर जो निहित भाव हैं, अंतर्निहित जो भाव हैं, उन भावों के आधार पर जो संसद है वो क्या करती है, वो नियम बनाती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि संविधान की मूल भावना, उसके आधार पर वो क्या करती है, जरूरत पड़ने पर कानून बनाते रहते, तो उनका हम लोग पालन करते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हम जब हम अपने देश के नागरिक होते हैं, तो हमारे देश के नागरिक होने के कारण स्वतः हमें प्रदान होते हैं, जो कि संविधान के मूल से आते हैं, वो मौलिक अधिकार है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये किस लिए, अच्छा इसमें कुछ और भी मूलता है, केवल यही मूलता नहीं है कि संविधान के मूल में है, संविधान के मूल में तो है ये, लेकिन इसके अलावा ये इस बात के भी मूल हैं कि अगर हम इनको हटा दें, मूल क्या होता है, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ एक ऐसी चीज है जिसको यदि अगर हटा दिया जाए तो ऊपर किसी भी वृक्ष की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर ऊपर वृक्ष नहीं है तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अंदर मूल है, ये तो बात सही है, लेकिन अंदर मूल ही ना हो, जड़ ही ना हो, तो ये कल्पना कैसे की जा सकती है कि बाहर एक वृक्ष होगा। यानी वृक्ष का जो पूर्ण अस्तित्व है वह मूल से है। वृक्ष अगर हम हैं तो मूल जो है वो हमारे अधिकार है। तो ये वो अधिकार हैं जिनको अगर समाप्त किया जाएगा, अगर समाप्त किया जाएगा या इस पर हानि पहुंचाई जाएगी या हनन किया जाएगा, तो हमारा जो अस्तित्व है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अस्तित्व जो है उसको चोट पहुंचेगी। और यही चोट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बड़ी चोट है, तुरंत मेरे पास आना, इधर उधर भटकना नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 226 जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ये लगातार चर्चा में है। मैंने कल भी इसके ऊपर एक सेशन लिया था, आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। सो नाउ दिस इज द मेन थिंग दैट इज कॉल्ड मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। अब मौलिक कर्तव्यों को समझते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, वास्तविक रूप में ना ये कर्तव्य और अधिकार मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं कुछ समझ पाता हूं और आपको समझाना का प्रयास करूं, तो ये कुछ हद तक सापेक्ष भी हैं। सापेक्ष का मतलब एक के प्रति दूसरा और दूसरे के प्रति पहला। जैसे मैं कहूं कि अगर देश जो है, यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको अगर हम एक व्यक्तिवाचक के तौर पर देखें, देश जो है वो एक व्यक्ति है, तो देश ने आपको क्या दिया? संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से देश ने आपको क्या दिया? आपको अधिकार दे दिए, अधिकार दे दिए। जब देश ने संविधान के माध्यम से आपको अधिकार दिए, ध्यान से सुने, अगर देश ने संविधान के माध्यम से आपको अधिकार दिए तो वस्तुतः देश ने क्या किया? देश ने अपना कर्तव्य निभाया, अपना कर्तव्य, ठीक है, निभाया। इट मींस जो आपके पास में राइट है, दैट इज एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द कंट्री। व्हाट यू हैव गेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट इज एक्चुअली, है ना, आपको समझ में ना, इज एक्चुअली क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे देश की। अब इसका वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए क्या? अब देखिए, वाइस वर्सा क्या है? जो चीज हमारा अधिकार है वो हमने पा लिया क्योंकि इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। नाउ द कंट्री इज लुकिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ देख रही है कि यार हमने तो तुम्हें दे दिया अधिकार, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, क्या तुम भी देश की तरफ देख करके तुम उसे कुछ दे सकते हो? जो कुछ भी आप दे रहे हैं देश को, जो कुछ भी आप दे रहे हैं देश को, वो दे करके अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जो कि उस देश का अधिकार है। जस्ट लाइक रक्षा, ठीक है, रक्षा, देश चाहता है कि उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि एक्चुअली हमने आपको यहां पर दिखा दिया कि यार इसको हमने इसका जो है इसको व्यक्ति बना दिया हमने यहां पर, तो व्यक्ति बना करके उससे आपको अधिकार तो दिला दिया, लेकिन वास्तविक रूप में ये व्यक्ति नहीं है। ये आप देखेंगे कहां देश चलता फिरता तो दिखेगा नहीं। वास्तविक रूप में देश व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है तो वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? आप तो व्यक्ति, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? उसकी रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। सो वो देख रहा है, ये रक्षा होना इसका अधिकार है, इस देश का अधिकार है कि इसकी रक्षा की जाए, इस देश का अधिकार है कि इसका सम्मान किया जाए, इस देश का अधिकार है कि इसके रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, सम्मान पूर्वक रहें, गौरव पूर्वक रहें, जोशीले रहें। ये सब इसका अधिकार है जो इसे चाहिए। लेकिन ये किसके पास जाए अधिकार लेने? क्या ये देश किसी दूसरे देश के पास जाए ये अधिकार लेने? ऑब्वियसली नहीं। ये अधिकार इसे मिलेंगे इनसे जिनको इन्होंने अधिकार दिया है। एक्चुअली जो सिटीजन्स हैं वही तो देंगे इनको अधिकार। ये
वही देंगे ना इनको अधिकार। तो जब कोई सिटीजन, जब कोई नागरिक हमारे देश को, हमारे संविधान को उसका अधिकार वापस करता है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। एक्चुअली वही उसका कर्तव्य है। शुरुआत में क्या हुआ कि जब संविधान बना तो यार देखो, हम लोग बहुत, हमारे अंदर राष्ट्रवाद बहुत था। शायद किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि राष्ट्रवाद धीरे धीरे करके कम भी होगा। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं है, ये मूल संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन मूल संविधान की आत्मा में शामिल था। बस इसे निकाल करके सामने प्रकट करके रखा नहीं गया था। ये था, कहां था आप देखेंगे, प्रस्तावना में ये पाया जाता था। तो उसको उठा करके रखा गया, कहां रखा गया, बाद में रखा गया है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भाग 4 का में, और फिर मूल बना दिया गया कि अब ये मूल है। तो ये मौलिक कर्तव्य हुआ। तो ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार। अगर आप इसको संवैधानिक तौर से देखेंगे तो ये भाग 3 में आपको दिखाई देगा, भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये भाग 4 का अनुच्छेद जो है 51 का यहां पर आपको देखने को मिलेगा 51A, और उसमें जो है ए से लेकर के के तक सारे आपको अधिकार देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ये एक तर्क समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली है क्या। बेसिक चीज समझ में आ गई, बेसिक चीज क्लियर हो गई। अब हम इसकी तरफ और बढ़ेंगे, इसकी तरफ और ज्यादा बढ़ेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे हम, क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बिना मौलिक अधिकार आपको मिलता रहेगा? क्या मौलिक कर्तव्य के बिना मौलिक अधिकार मिलता रहेगा? क्या आप उसे आसानी से एंजॉय करते रहेंगे? तो हम इनके अंतर संबंधों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम इनकी लिमिट्स जो है उसको पहचानने का प्रयास करेंगे, एक एक करके उनको एक एक करके जानने का हमारे पास में कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। जैसे ये वाला जो केस था, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये वाली बात थी। अब आपने देखा कि जो ये इलाहाबादिया का जो शो था, इंडिया गॉट लेटेंट, शायद ये शो का नाम था। तो ये जो शो था, ये शो बंद क्यों हुआ? इस शो पर रोक लगा दी गई, और इसकी जो प्रसारण सामग्री है, प्रसारण जो सामग्री है वो भी एक तरीके से मतलब वैसे तो इन्होंने खुद ही सारी चीजें डिलीट कर दी थी, बट शायद जहां तक आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इस पर रोक लगाई गई थी कि नहीं लगाई गई थी, बट शायद लगाई गई थी, क्योंकि अभी जो आज डिसीजन आया है उसमें यही कहा गया कि अब आप अपना जो शो है वो चला सकते हैं, लेकिन गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके। ये कहते हुए उनको अपना पॉडकास्ट जो है वो चलाने की फिर से परमिशन दे दी गई है। इसका मतलब पॉडकास्ट पर रोक लगी थी, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। तो अब अगर देखिए कि आखिरकार जो इनका पॉडकास्ट है, इनका जो पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट जो है उस पर रोक लगाई क्यों गई, उस पर क्यों रोक लगी? आखिर ये क्या काम करते थे इसमें? अभिव्यक्ति ही तो करते थे, अपनी जो भी मन में चीजें आती थी उसको ये अभिव्यक्त करते थे, अभिव्यक्त करते थे। अभिव्यक्त करने पर रोक लगी, क्यों लगी? क्योंकि जब इन्होंने अभिव्यक्त किया तो जिसने सुना इनकी अभिव्यक्ति को, जिसने सुना, जिसने देखा, वह आहत हुआ। वह क्या हुआ? आहत हुआ कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। हम इतने ओपन हो जाएंगे कि हम माता पिता पर भी सेक्सुअल टिप्पणी कर देंगे, इतने ज्यादा ओपन कैसे हो सकते हैं? तो वहां पर आहत हो गया व्यक्ति। ऐसा नहीं कि इनको बोलने नहीं दिया गया, इनको बोलने दिया गया, लेकिन ये बोलते बोलते इतना आगे चले गए कि ये जो गौरव है हमारे देश का, हमारे जो संस्कृति के जो गौरवशाली जो चीजें हैं, उनको भी एक तरीके से क्या करने लगे? बर्बाद करने लगे। ये तो संस्कृति ना, हमारे यहां तो माता पिता का जो दर्जा है वो ईश्वर के समान है, ईश्वर से भी ऊपर है। और ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं है, सभी रिलीजन्स की बात है। तो हमारे किसी भी कम्युनिटी के मानने वाले लोग होंगे तो सब मानते होंगे इस चीज को। तो जब हम वहां तक चले जाते हैं तो हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो यहां पर रोक लगा दी गई क्योंकि आहत हुए। आहत होने से एक्चुअली हुआ क्या है? आहत होने से एक्चुअली हुआ यह है कि जो लोग आहत हुए उनका जो फंडामेंटल राइट है, गौरवपूर्ण तरीके से जो उनकी संस्कृति का एक, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली इनके ये कहने से हुआ क्या?
कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? हुआ ये कि जो जिन लोगों ने सुना और जो आहत हुए उनका फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ। फंडामेंटल राइट ये कहता है कि अगर आपको एक अधिकार दिया गया है और वही अधिकार दूसरे को भी दिया गया है तो दोनों इक्वली एंजॉय करेंगे। ये नहीं होगा कि एक फंडामेंटल राइट या किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का एक व्यक्ति ज्यादा उपयोग करेगा, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा लिमिट में उपयोग करेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा, इक्वली आप एंजॉय करेंगे। सो आप तो अपने फंडामेंटल राइट का इक्वली एंजॉय, आप तो अपने फंडामेंटल राइट का खुद खुल करके एंजॉय कर रहे हैं, जो मर्जी आ रही बोल दे रहे हैं, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहे हैं कि उसकी संस्कृति को आपने अपशब्द कह दिया, तो अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए वो पीछे रह गया फिर। और फिर यह भी है कि सुनने के अधिकार, बोलने के अधिकार में सुनने या ना सुनने का अधिकार भी आता है। आपने उस सीमा तक जाकर के आहत किया कि वहां ना सुनने का अधिकार भी ब्रेक हो गया। यह हम सुनना ही नहीं चाहते थे लेकिन सुनना पड़ा, आपने सुना दिया। तो आपकी एक्टिविटी की वजह से दूसरे का फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ, और जब यह फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है तो फिर आपके फंडामेंटल राइट पे भी रोक लगाई जाएगी। अब रोक नहीं लगाई जाती, अब देखिए इसका सेंस आपको अब समझ में आ जाएगा। रोक नहीं लगाई जाती इफ यू हैव अ सम काइंड ऑफ सेंस कि आपका ड्यूटी क्या था। आपका ड्यूटी यह था कि हमें दूसरे का फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं करना है, हमें दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फंडामेंटल ड्यूटी यार। ये बहुत साधारण सी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। लेकिन इतनी साधारण सी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो आपके कर्तव्यों पर भी बैन लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं आप? तो यही चीज तो यहां पर हुआ है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या हो गए, यहां पर एक दूसरे के पूरक होते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात आपका मौलिक अधिकार केवल तभी तक मिला जब तक कि आपने दूसरे के जब तक कि आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। जैसे ही आपने अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया, आपका अधिकार भी आपसे छिन गया। सड़क पे आप चले जा रहे हैं, आपका सड़क पे चलने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। सड़क पे चले जा रहे हैं स्टिक लेकर के घुमाते हुए, वॉकिंग स्टिक होती है, घुमाते हुए चले जा रहे हैं। अगर सड़क खाली है तो खूब घुमा लो यार, लेकिन अगर आप ऐसे वॉकिंग स्टिक घुमाते हुए चल रहे हो, आपका घूमने का अधिकार है, सड़क पे घूमने का अधिकार है, वॉकिंग स्टिक भी घुमाओ, लेकिन पीछे से जो आ रहा है उसको चोट लग गई तब तो वो आपको रोक देगा कि भाई साहब नहीं कर सकते आप ये, तो आपके वॉकिंग स्टिक घुमाने का अधिकार चला गया। लेकिन आपको अगर पता होता कि हम वॉकिंग स्टिक खुले सड़क पर इस तरीके से चला रहे हैं, किसी को चोट लग सकती है, तो हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को चोट ना लगे, तो आप वॉकिंग स्टिक ऐसे घुमाते ही नहीं। आपके सड़क पर घूमने का अधिकार आपसे छीना नहीं जाता। सो कितना क्लोज है ये, ठीक है? ये एक दूसरे से क्या है, ये संबंध में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरक है एक तरीके से, एक दूसरे से क्या है बेटा, ये पूरक है, बिल्कुल पूरक है। अब हम यहां पर कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ तुलनात्मक चीजों की बात करें। आप देखेंगे कि तमाम ऐसी चीजें जो फंडामेंटल राइट में लिखी गई हैं वही बाद में फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखी गई। तो जहां पर कुछ केसेस में पूरकता है, तो पूरकता में कभी कोई अग्रगामी होता है, कभी कोई अग्रगामी होता है, यह भी बात आपको समझनी पड़ेगी। कहीं फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी के साथ निकलता है, कहीं फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट के साथ निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या दिया है, ये जो है भाग 3 मूल अधिकार है। मूल अधिकार का ये आर्टिकल नंबर 19(1) है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 19(1) अनुच्छेद 19 का जो है, अनुच्छेद 19 का 1 का भाग काखा गाघा ऐसे करते हुए तक है ना, ये अंगा तक है, छाजा तक है यहां पर। उसी में पार्ट 2 में जाते हैं, 19(2) में जरा जाइए, 19(1) छोड़िए, 19(2) है ये। अनुच्छेद 19 का खंड 2 है, जरा देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 19 का खंड 2 बता रहा है कि उपखंड का जो था ऊपर की ओर, कि कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन पर आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने को राज्य को निवारित नहीं करेगी। इन शॉर्ट में आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब, सिंपल से शब्दों में यह है कि
इसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता वाली बात भी इसमें शामिल है। अगर ऐसी कोई बात आपने कह दी है, कर दी है, तो आपके मौलिक अधिकारों में से इस तरीके के वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार रोक दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। अब ये जो मौलिक यहां पर जो बात हुई है एकता और अखंडता की, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की जब यहां पर बात हुई है, तो यहां आप जरा इस पर गौर कीजिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। जो चीज यहां पर लिखी है वही चीज फंडामेंटल राइट में है, और एक्चुअली यहां पर पहले से भी दी गई थी कि ये राइट तभी तक बचा रहेगा जब तक आप इसका निर्वहन करेंगे। अगर आपको इसकी समझ होती तो ये कंटिन्यूशन में रहता। समझ में आ रही बात? ये कंटिन्यूशन में रहता अगर आपको इसकी समझ होती तो। यहां पर ये एक चीज समझ, ये संबंध समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा यहां पर कि यार भारत की एकता, अखंडता और इसकी रक्षा जो है हमें अक्षुण्ण रखनी है, बिल्कुल रखनी है, कोई बात नहीं है। तो आप देखिए ये एकदम एक दूसरे से क्या अंतर्निहित है, एक दूसरे साथ जो है वो पैच्ड है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आर्टिकल नंबर 21 लिखा है, क्या लिखा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ये किसी भी, है ना, किसी भी व्यक्ति के, ये तो व्यक्ति का अधिकार है। अच्छा, हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो व्यक्ति और नागरिक के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। ठीक है, व्यक्ति को भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार जो है जो मौलिक हैं वो हमारे यहां सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। हमारे यहां सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिक को प्राप्त है। तो अब देखिए यहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो व्यक्ति को प्राप्त है, तो इसमें अगर आप देखो और इसकी तुलना यहां से कीजिए, जरा इसकी तुलना यहां से कीजिए। ये देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध और सम्मानपूर्ण जीवन जीना, ये क्या है? सम्मानपूर्वक जीवन जीना, ये हमारे मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित है। ये, और ये कई सारे केसेस में एक्सप्लेन्ड भी है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस में। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है। वही चीज यहां पर क्या कर दिया गया? ये चीज हमको यहां पर मौलिक कर्तव्य के तौर पर एक्सप्लेन कर दिया गया कि भाई ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। तो स्त्रियों के सम्मान की बात आर्टिकल 21 भी कर रहा है। स्त्रियों के सम्मान की बात अनुच्छेद 51 का जो अंगा वाला पार्ट है, तो क्या हो गया? ये ABCDE 51 का ई जो है वो भी यही कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है, सेम भ्रातृत्व की भावना की बात कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित है वो बंद करेगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा की बात यहां पर की गई है। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे लास्ट में जो है कौन सा हो गया? के हो गया ना, के। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर क्या करें बेटे? प्रदान करें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। तो जो बात यहां पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट में लिखी हुई है कि ये बच्चे का अधिकार है, वही माता पिता का यहां पर क्या बताया गया? माता पिता संरक्षक का क्या बताया गया? इनफैक्ट ये तो ड्यूटी में भी लिखा हुआ है। शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए हमने ड्यूटी तक में चर्चा की हुई है, फंडामेंटल राइट में चर्चा हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी में चर्चा हुई है। ठीक है, तो आपको इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी, और है। ठीक है, अब बात यह आती है कि कई बार तो हमें इनके बारे में, अच्छा एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल है यहां पर। एक और एग्जाम्पल क्या है इसका? जरा आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 देखिए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी। तो जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगी। जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के में हम एक एग्जाम्पल आपका गिना दें, जैसे सेना। अब सेना की बात उठेगी तो यहां पर आइए, एक ये देखिए क्या लिखा हुआ है डी में,
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश राष्ट्र की सेवा करें। तो किसको आह्वानित करेगा देश? हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसको? भारतीय को, भारतीय नागरिक। तो यहां पर इसीलिए इसमें इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। तो विशेष सेवा की बात हो गई और वही विशेष सेवा राष्ट्र मांग भी ले रहा है आपसे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब एक दूसरे से उत्सर्जित हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आपको समझना चाहिए। तो एक तो ये मैंने आपको कंपेयर करके चीजें समझाई कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। कुछ और भी चीजें हैं जो हमें आवश्यक हैं, जो कर्तव्यों को स्पष्ट करती हैं। वो कर्तव्य कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति के हों, कभी कभी ये कर्तव्य राज्य के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मौलिक अधिकार की, देखो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, मौलिक अधिकार नैतिक उपदेशों से युक्त और नागरिकों के नागरिक कर्तव्यों का निर्धारण करता है। वास्तविक रूप में यह नैतिक उपदेशों से युक्त है। कौन? मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार नैतिक उपदेश है एक तरीके से, जिसके बारे में कहा गया है कि नागरिकों के नागरिक कर्तव्यों का निर्धारण। आपके कर्तव्यों का निर्धारण किससे हो रहा है? आपके कर्तव्यों का निर्धारण आपके फंडामेंटल राइट से हो रहा है। और कई बार आपका फंडामेंटल राइट आपके कर्तव्यों से निर्धारित भी हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? जरा देखिए यहां पर पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, ठीक है, और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब एक बात मुझे बता दीजिए कि ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको इस बात का आदर करना है, संविधान का पालन करना चाहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है संविधान क्या है। उसे मालूम ही नहीं है संविधान क्या है। संविधान क्या है? क्या संविधान इतना सरल है? क्या संविधान इतना सरल है कि सब लोग जानते हैं संविधान के बारे में? नहीं जानते हैं। तो अब स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट में सब लोग आ जाएंगे। मतलब एक तो स्टेट की ड्यूटी तो है ही, हमारी आपकी भी ड्यूटी है कि जिसको जानकारी हो, संविधान का पालन करें। तो संविधान की जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानकारी हो। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम बनेगा, कैसे काम चलेगा? तो स्टेट्स को क्या करना चाहिए? स्टेट्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने नागरिकों को संविधान के बारे में जागरूक करना चाहिए। कैसे जागरूक कर सकते हैं? आपने तो स्टैंडर्ड में देखा जाए तो या तो हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आपको भाषाओं में जो कम से कम 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में संविधान की प्रतियां जो हैं वो वितरित कीजिए। कैंपेन चलाइए, लोगों को बताइए, सिखाइए, समझाइए। लोग संविधान के बारे में जानेंगे तभी तो उसकी रक्षा करेंगे। हम किसी चीज को जानते नहीं है तो हम उसके लिए मर कैसे मिटे? अब आपसे पैदा होते ही सुबह से शाम तक केवल यही बताया जाए तुमको फलाने के लिए मर मिटना है, लेकिन फलाने को जानो तो यार। जब उसको जानते नहीं हो तो मरने की उसके प्रति भावना, मिटने की उसके प्रति भावना, आत्मसात कर लेने की भावना कैसे आएगी? ये जो लोग खुलेआम आज इस तरीके से बोल दे रहे हैं अपशब्द, ये जो लोग खुलेआम हमारे देश की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक एग्जाम्पल्स दिए कि फला कंट्री में तो ऐसा चलता है, ढिका कंट्री में तो ऐसा चलता है। उसी फला कंट्री और ढिका कंट्री का एग्जाम्पल नहीं देना है। दैट इज वाई द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंक्लूडेड हियर, इन दिस कंट्री। इस देश में, किसी देश में होता होगा, इन दिस कंट्री देयर इज नो फंडामेंटल राइट ऑन प्लेटर। अगर किसी दूसरे देश में फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंटिंग एज अ प्लेटर, ये तो उस देश का अपना संस्कृति होगा, हमारे देश में नहीं है। इसलिए ये सपोर्ट कैसे कर सकता है कोई कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप अपने माता पिता को भी कुछ कह सकते हो? बेसिकली सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है लोगों ने। ये सिविल एटिकेट्स हैं, ये नागरिक जो है आचरण है, नागरिक आचरण, नागरिक जो अधिकार हैं उसको सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसका मतलब स्टेट की भी फेल्योर है। एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे स्पष्ट तौर से कहा है कि जो ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में अगर किसी भी तरीके का हम विनियामक जो है नियम ला सकते हैं, नियामक नियम अगर लेकर के आ सकते हैं तो लाइए, उसका वेलकम होगा। लेकिन नियामक नियम लाते समय वो एकदम से इतने एक्शन में नहीं होना चाहिए कि नियामक नियम लाने के चक्कर में सेंसरशिप ले आ रहे हैं उसके ऊपर। ये चीज यही है, इसमें न्यूज में यही कहा गया है, एक्चुअली हेडिंग यही है, हेडलाइन यही है
अगर आप देखेंगे तो हेडलाइन इसमें यही है, देख सकते हैं, SC सीक्स मेजर्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला है इस चीज को, बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत सेज रेगुलेटरी मेजर्स वर इंटेंडेड टू इंश्योर द प्रोग्राम हैड टू नोन मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, नोन मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी विदाउट स्लाइडिंग द सेंसरशिप। तो हमको इस तरीके की चीजें लानी पड़ेंगी कि यार हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ना, वो थोड़ा सा मतलब मॉरलिटी के साथ रहे। इमोरल तरीके से अगर काम यहां पर होगा, मॉरलिटी के विहीन होकर के काम होगा तो काम नहीं चलेगा। सो यहां पर मैं चर्चा कर रहा था बेसिकली कि अगर पहला मौलिक कर्तव्य देखें तो इसको निभाने के लिए, ये पहला जो मौलिक कर्तव्य है, इसको निभाने के लिए पहले राज्य को अपना मौलिक कर्तव्य निभाना पड़ेगा, राज्य को मौलिक कर्तव्य निभाना होगा। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो राज्य की ड्यूटी है ये, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम जाने संविधान। जब हम संविधान को जानने का हमारा अधिकार ही नहीं है, हम समझ ही नहीं रहे, तो हम उसका आदर्श क्या करेंगे, हम उसका सम्मान क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे भी मैंने देखा है, जाने कितने लोग अपनी बाइक पे झंडा लगा करके चलते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो शान है, वो झंडा लगा के चलते हैं। आप कल्पना कीजिए, झंडे को हम सब देशवासी जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, झंडे के अंदर पूरे देश की आत्मा है। एक जीवित तत्व की तरह झंडे को देखा जाता है। जैसे जीवित तत्व की तरह संविधान को देखते हैं, वैसे ही जीवित तत्व की तरह झंडे को भी देखा जाता है। कल्पना कीजिए कि वो झंडा जो आपने बाइक पे लगा करके एकदम फर्राटेदार चले जा रहे हो, फड़फड़ा रहा है एकदम, वो इतना फड़फड़ा रहा है कि उसके चिथड़े उड़ रहे हैं, लेकिन आप एकदम बाइक एकदम शान से झंडा लेकर के चल रहे हो, उसके चिथड़े उड़ रहे हैं, फटा हुआ है झंडा। रीजन ये है कि हमको मालूम ही नहीं है कि इस तरीके से झंडा लगाना है या नहीं। फेंक दिया हमने, झंडे से लपेट करके किसी चीज को किसी को दे रहे हैं, कहीं झंडा फेंक दे रहे हैं, कहीं उस पे छत पे लगा दिया है। अब अधिकार सबको पता चल जाता है कि हमारा झंडा लगाने का अधिकार है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि सम्मान करने का भी अधिकार होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। तो झंडा ऊपर पड़े पड़े फट गया, उसके ऊपर जो है पक्षी जो है उसने सबने बीट कर रखी है, गंदा हो गया है, झुक गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना झंडा है। तो ये बेसिकली स्टेट को बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। इसका मतलब जो मॉरल है वो नहीं है लोगों के पास में झंडे का सम्मान का, तो वो देना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं संविधान राष्ट्र की संप्रभुता और एक संविधान जो है वो क्या करता है, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता बनाए रखनी चाहिए। संविधान कहता है कि राष्ट्र की संप्रभुता और एकता बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमें जो है संप्रभुता एकता बनाए रखनी चाहिए। तो कैसे आएगी ये एकता, स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए ना, तो कैसे बनाए रखनी चाहिए? स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। अरे यार हमें मालूम ही नहीं, आज के समय में जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय की अगर हम बात करें, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्रता के समय के राष्ट्रवाद और आज के राष्ट्रवाद, आपने अच्छा एक चीज पे कभी कल्पना की है? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपसे सच पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सच में बताना, आप लोग एकदम ईमानदारी से बताना, एकदम ईमानदारी से। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय में बंटवारा हुआ, बहुत ध्यान से, बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेहद जिम्मेदारी के साथ लिखिएगा। मैं इस पर किसी भी प्रकार का नहीं चाहूंगा कि कोई लापरवाही से इसमें कमेंट करे, तो बहुत बेहद जिम्मेदारी के साथ लिखिए कि आजादी जो है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्यों? एक लाइन में आंसर दे दीजिए इसका। वो अपनी सारी संपत्ति छोड़ करके, वो पाकिस्तान में छोड़ करके, वो यहां से यहां, एक्चुअली वो थे तो मानव ही ना यार, उन्हें सरकार से खाना पीना चाहिए, सरकार से जमीन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पाकिस्तान में मिल रहा था, लेकिन दे केम इनटू इंडिया। व्हाई? क्यों आए? क्योंकि उन्हें राष्ट्र चाहिए था, संपत्ति से पहले, अपने अस्तित्व से पहले राष्ट्र चाहिए था। यह शो करता है कि उस समय नेशनलिटी का, राष्ट्रवाद का चरम कितना था। लोग इस राष्ट्रवाद के लिए अपना देश छोड़ने के लिए तैयार थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वो राष्ट्रवाद कम हो गया है, बट इतना पढ़ा किसी ने, इसको कोई एहसास करता है? मुझे नहीं पता, बट वो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वो संघर्ष जानते हैं कि इस देश को, इस भारत को आजाद कराने में उनके पुरखों ने क्या क्या चीजें की, उन्होंने खुद क्या क्या चीजें की हैं। वो ये जानते हैं कि इंडिया की कीमत क्या है, इसलिए वो प्रत्यक्ष वहां से यहां आए, माइग्रेट होकर के आए। और आज
आज क्या है? अगर आज इस तरीके से ऐसे करके एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया जाए, कह दिया जाए कि आज से ये चीज ये है, ये चीज ये है, तो कितने लोग होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार हमें तो इधर ही जाना है क्योंकि हमारे ओरिजिनल यही चीज है? इसका ईमानदारी से जवाब आप खोजिए। तो ये रेशियो कम हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे आज, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे आज ऐसा करने वाले लोग, लेकिन ये रेशियो बहुत ड्रॉप हो चुका होगा क्योंकि तब ना राष्ट्रवाद काम करता था। आज राष्ट्रवाद को पहले समझाइए तो, बताइए तो क्यों यूपीएससी आपसे राष्ट्रवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछता है? समझ में आ रही बात? तो राष्ट्रवाद बनना चाहिए। अब वो बनता किससे? हम अपने पास्ट को पढ़ें, अपने हिस्ट्री को पढ़ें। ना जाने कितने लोग पूछते हैं इतिहास पढ़ के क्या होगा। अरे यार, इतिहास पढ़ के सब कुछ होगा, सब कुछ होगा इतिहास पढ़ के। आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को जानेंगे नहीं, ये आज झंडा सड़कों पे गिरा हुआ क्यों है? क्योंकि तुमने उन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ा है जो हाथ में झंडा ऊपर करके खड़े रह गए और शरीर पूरा उनका रक्त से सन गया। वो चले गए दूसरी दुनिया, लेकिन हाथ अकड़ा रहा, हाथ में अकड़न थी, वो झंडा नीचे नहीं गिरने दिए। तो वो चीज महसूस तो करना होगा ना, उसको बताना पड़ेगा। वो बताया अगर नहीं जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ऐसे आजादी मिली है? और जब हमें आज जो हम लोग कहते हैं ना वैल्यूज डाउन हो रही हैं, बिकॉज हमें वैल्यूज बताई नहीं जा रही हैं। हमें वैल्यूज बताई नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये वैल्यूज बताने की चीज है। चौथा मौलिक कर्तव्य के ऊपर जरा नजर डालिए। फोर्थ मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। कैसे करेंगे जब बताया नहीं जाएगा कि राष्ट्र की सेवा भी करनी है? पांचवें मौलिक कर्तव्य पे जरा बात कीजिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें जो भाषा, धर्म, देश सब पर आधारित हो। इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगी, पर एज इट इज नहीं, एज इट इज नहीं। इसमें क्या लिखा है? स्त्रियों का सम्मान करें, स्पष्ट लिखा हुआ है। स्त्रियों के सम्मान करें, स्पष्ट चीज अनुच्छेद 21 में क्यों नहीं लिखी है? हालांकि अंतर्निहित पूरी तरीके से है, लेकिन अब वो अंतर्निहित बात हमें बतानी पड़ेगी। ये राज्य का कर्तव्य है, एक्सप्लेन करे कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरी बात भी है कि ये चीज के बारे में अगर आप देखोगे, ये स्त्रियों के सम्मान के बारे में अगर आप देखोगे, तो देखिए ये कहां कहां पे, एक तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है वहां पर नहीं वर्णित है, डीपीएस में भी वर्णित नहीं है, लेकिन यह वर्णित है दो जगहों पर, फंडामेंटल ड्यूटीज में और प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भी यह चीज वर्णित है, महिलाओं के सम्मान की बात। तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड प्रियम्बल, then fundamental duty to preamble, and then fundamental duty to fundamental DPSP, sorry, fundamental duty to DPSP। ये सब रिलेशंस यहीं से निकल कर, ये सब चीजें एक साथ आपको समझनी चाहिए। इसमें से मैंने आपको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको बताया। तो आई थिंक कि आपको आपकी बात समझ में आई होगी। ये सेशन आपको कैसा लगा, ये इसके बारे में जरूर बताइएगा। कंक्लूजन ये है, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि कोई भी मौलिक अधिकार कर्तव्य के साथ चलता है। मौलिक अधिकार में कर्तव्य शून्य कर देंगे, आपका खुद ही मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। और जब आपको अपने मौलिक कर्तव्यों का एहसास होता है, के बारे में पता होता है, तो मौलिक अधिकार भी आपको मिल ही जाता है, या आप ले ही लेते हैं, पा ही लेते हैं मौलिक अधिकार। ये भी बात भी है। तो ये है इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन, जिसमें मैंने तमाम सारे एग्जांपल्स देने का प्रयास किया। इसका पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा विरद, VIRADLIVE। ये हमारा टेलीग्राम भी है और यही हमारा इंस्टाग्राम भी है। इस दोनों में से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इसके अलावा कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें virad.dube@studiiq.com पर हमसे आप चर्चा कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कुछ बात करनी है तो हमारी टीम या हम उस पर कॉन्टैक्ट कर सकें आपको।
जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो बैच है ये 2027-28 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इसमें आप जरूर अपने आप को इनरोल करें और इनरोल करके अपने आप को यहाँ पर जो है इसमें जब आप इनरोल कर लेंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी। इनफैक्ट जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे महिलाएं हैं, फीमेल्स जो हैं, महिलाएं, इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है बेटा इसके अंदर। ठीक है, दिव्यांग जो हैं, इसके अलावा अन्य भी किसी प्रकार से, तो जो लोग हैं अगर वो किसी प्रकार से चैलेंज्ड हैं और वो थोड़ा सा असमर्थ हैं इस तरीके के कोर्स को अवेल करने में, तो हमारी टीम उनके लिए सहायता करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको इससे भी रिड्यूस प्राइस में विरद लाइव कोड के साथ और अधिक छूट भी आपको मिल सकती है। तो आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसमें इनरोल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमें एक प्रॉपर मेल करना होगा। आप हमें मेल कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप हमें एक प्रॉपर मेल कर दीजिए। मेल में अपना कंसर्न लिख दीजिए और अगर आपका कंसर्न हमारी टीम उचित पाती है तो आपका जरूर सहयोग करेगी। रेस्ट बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ये है ही कि आप हमारे टीम के साथ जब जुड़ते हैं, हमारे कोर्स के साथ जब जुड़ते हैं, तो प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी फ़ी फुल जो है वो रिफंड हो जाती है। ठीक है, आप हमें यहाँ पर अपनी डिटेल लेकर के भेज दीजिए। EMI वगैरह में भी उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आप हमें ईमेल पे अपनी डिटेल लेकर के भेजें। एक बार में अगर आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको सारी सुविधा एक बार में मिल जाएगी, बार बार कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक्स वगैरह सब आपको मिलेंगी। EMI पे लोगे तो बुक्स शुरुआत में नहीं मिलेंगी, बाद में मिलेंगी, तो आप बुक्स जो है वो ले सकते हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा, बस केवल ऑप्शन आपको अलग से परचेज करना है। तो चलिए, बैच में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।